दोस्तों मैक्सिमम लोगों को इन्वेस्टमेंट करते टाइम एक कंफ्यूजन रहती है कि पैसों को इन्वेस्ट करने का अगर कोई राइट तरीका है तो वो कौन सा है। क्या एसआईपी के जरिए से इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से हर महीने छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना, जैसे कि 1000-2000 रुपये मंथली अपनी इनकम में से सेव करके इन्वेस्ट करना, या फिर एक साथ लमसम ज्यादा अमाउंट को इन्वेस्ट करने से ज्यादा रिटर्न मिलेंगे, यानी कि एक ही बार में लाख 2 लाख जैसा बड़ा अमाउंट को इन्वेस्ट करना। तो इन सारे कंफ्यूजन्स को आज हम इस वीडियो में ही दूर करने की कोशिश करेंगे और इन दोनों तरीकों से इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है, जिससे कि हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, ये भी हम जानेंगे इसी वीडियो में। और साथ ही साथ पावर ऑफ कंपाउंडिंग इन दोनों प्लान्स में कैसे वर्क करती है ये भी हम देखेंगे। और हमेशा की तरह ये सब हम सिंपल एग्जाम्पल्स और स्टोरीज की मदद से समझने वाले हैं, सो दैट हमें ये कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा आसानी से समझ में आए और हमारा दिमाग इसे लंबे समय तक याद भी रख पाए। तो दोस्तों फिर बिना ज्यादा देर किए ये यहाँ पर हम मिलते हैं इन 4 नेबर्स से, जो कि एक ही कॉलोनी में रहा करते हैं और ये सब अपने लिए अच्छी खासी इनकम जनरेट कर लेते हैं। और स्टोरीज को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और इनको रेफरेंस देने के लिए हम चारों को कुछ नाम दे देते हैं। तो दोस्तों पहला पर्सन है रोहन, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक सेल्स मैनेजर की जॉब करता है और जिसकी मंथली सैलरी 40,000 रुपीज है। दूसरा पड़ोसी है समीर, जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है और इसी वीडियो में ये रिटायर भी होने वाला है। और तीसरा पड़ोसी है राकेश, जो कि एक प्राइवेट बैंक में बैंकर के तौर पर काम करता है, जिसको की सैलरी प्लस इंसेंटिव मिलाकर मंथली 30,000 तक का मिल जाता है। चौथा पर्सन है सुनील, जो कि एक इन्वेस्टमेंट फर्म में एक एनालिस्ट है और ये इन तीनों में से सबसे ज्यादा कमाता है और इन्वेस्टमेंट का भी सबसे ज्यादा नॉलेज इसे ही है। महीने का 1 लाख तक सुनील आराम से कमा लेता है। दोस्तों अब हम इन्हीं 4 दोस्तों की मदद से 4 डिफरेंट वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट को समझने वाले हैं और देखेंगे कि चारों में से बेस्ट वे कौन सा है। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले नेबर यानी रोहन से, जो कि एक सेल्स मैनेजर होता है एक प्राइवेट कंपनी में। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही होगा कि एक प्राइवेट जॉब में काम करना कैसा होता है और यहाँ पर कितना कम समय होता है जॉब्स के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए। तो इसी कम समय और हेक्टिक शेड्यूल के लिए रोहन इन्वेस्ट करने का सबसे इजी तरीका चुनता है और वो चूज करता है इन्वेस्टमेंट इन इंडेक्स फंड, वो भी थ्रू एसआईपीज। रोहन एक ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करता है और एसआईपी के लिए 5,000 पर मंथ का अमाउंट सेट कर लेता है, जो कि ऑटोमेटिकली हर महीने की 3 तारीख को उसके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगी। दोस्तों वैसे 3 तारीख भी उसने खुद ही चूज करी है और आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई भी डेट चूज कर सकते हो। और दोस्तों कई सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि अगर मेरे पास कल को एसआईपी कंटिन्यू करने के लिए पैसे नहीं रहे तो क्या होगा, क्या मैं जो वो पहले से पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो मुझे वापस मिलेंगे या फिर नहीं। दोस्तों इन सब सवालों का जवाब है कि एसआईपी को कब कंटिन्यू करना है और कब छोड़ना है, और ये सारे डिसीजन आपके हैं और इन सारे डिसीजन पर किसी का कोई बैरियर नहीं है। अगर आपकी एसआईपी छूट जाती है तो आपकी पहले से इन्वेस्टेड एसआईपी पर आपको रिटर्न्स मिलता रहेगा, वो हमेशा से आपका ही था और आपका ही रहेगा और इस पे जनरेट होने वाले प्रॉफिट पर भी आपका ही हक है। तो दोस्तों अब आप कहेंगे ये सब तो ठीक है, ये बात तो समझ आ गई, और ये भी तो बताओ रोहन को एसआईपी करने का क्या फायदा हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ। दोस्तों ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले इन तीनों की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को भी जान लेते हैं। फिर इन सब की स्ट्रेटेजी देखने के बाद हम कंक्लूड करेंगे कि किसकी स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट है। तो चलिए चलते हैं समीर के पास और देख लेते हैं कि समीर क्या कर रहा है। दोस्तों समीर है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो कि अभी अभी अपनी जॉब से रिटायर हो गया है और उससे पीएफ और सर्विस ग्रेचुइटी से मिले हैं 10 लाख रुपये, जिसे कि समीर ने इन्वेस्ट करने का प्लान किया है और अगले 10 सालों के लिए। और काफी रिसर्च और प्लानिंग के बाद समीर ने भी ये डिसाइड किया कि वो अपने 10 लाख रुपए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेगा। समीर ज्यादा देर न करते हुए एक ऑनलाइन ब्रोकर से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाता है और वो अपने इन 10 लाख रुपये को इन्वेस्ट कर देता है। और दोस्तों अगर आपको 0 का ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाकर ओपन करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये सब आप बाद में करना है, पहले हम समीर की स्टोरी को कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों समीर जब इन्वेस्टमेंट शुरू करता है तो वो ईयर होता है ईयर 2007 का। दोस्तों इस ईयर को याद रखिएगा क्योंकि आगे जाकर हम इस पर बात करने वाले हैं। तो अब उसकी इन्वेस्टमेंट पर क्या हुआ होगा ये भी हम आगे देखेंगे। अभी के लिए हम तीसरे पड़ोसी राकेश की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को जान लेते हैं। राकेश एक बैंकर है और वो स्टॉक मार्केट की थोड़ी बहुत जानकारी भी रखता है।
और राकेश डिसाइड करता है कि वो इंडिविजुअल स्टॉक पर खुद से इन्वेस्ट करेगा, उसकी खुद के एनालिसिस के ऊपर। और राकेश कुछ पॉपुलर स्टॉक को चूज करता है और उनकी परफॉर्मेंस पर नजर रखना चालू कर देता है। वैसे हम बिजनेस परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, ना कि स्टॉक परफॉर्मेंस की, और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप मिसलीड ना हो जाए। तो राकेश अपने सभी शॉर्टलिस्ट किए हुए स्टॉक्स पर हर क्वार्टर रिजल्ट्स अनाउंस होने के बाद 15,000 रुपीज इन्वेस्ट करता है। ऐसा वो इसलिए करता है ताकि वो कॉन्फिडेंट हो सके कि उसकी शॉर्टलिस्ट करी हुई कंपनीज अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर कर रही है और अच्छे से बिजनेस कर रही है। ऐसा भी कई सारे इन्वेस्टर्स करते हैं। वैसे तो इसे एसआईपी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये थोड़ा बहुत एसआईपी की तरह ही है। और एज लॉन्ग एज राकेश की शॉर्टलिस्टेड करी हुई कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है बिजनेस टर्म्स में, फिर उसे फर्क नहीं पड़ता कि शेयर्स डाउन है या फिर अप, हर तरह के मार्केट सिनेरियोज में इन्वेस्ट करता रहता है। दोस्तों, राकेश का पोर्टफोलियो भी कैसा परफॉर्म करेगा ये भी हम आगे ही देखेंगे। अब दोस्तों, बारी आती है लास्ट नेबर यानी सुनील की, जो कि एक एनालिस्ट है एक वेल नोन इन्वेस्टमेंट फर्म में। सुनील को स्टॉक मार्केट की एक गहरी नॉलेज है और सुनील एक्टिवली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। उसके पास एक बड़ी कैपिटल है और वो इसी कैपिटल का यूज कंपनीज में ट्रेड और इन्वेस्ट करने के लिए करता है। और सुनील जब भी किसी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है तो वो एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करता है, जैसे कि 10 लाख रुपए किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। इन शॉर्ट, सुनील पहले कंपनीज के बिजनेस को एनालाइज करता है, फिर जो भी कंपनी उससे पसंद आती है उसमें सीधा या फिर ठीक ठाक क्वांटिटी के स्टॉक्स को उठा लेता है और फिर वो उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है। और उसके पोर्टफोलियो में मैक्सिमम मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कंपनीज होती है। वैसे दोस्तों, जो लोग नहीं जानते, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कंपनीज मीडियम या फिर स्मॉल कंपनीज को कहते हैं। मिड कैप वो कंपनीज होती है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20 करोड़ से कम होती है, और स्मॉल कैप कंपनीज वो कंपनीज होती है जिनकी मार्केट कैप लेस देन 1000 करोड़ होती है। दोस्तों, अब हमने चारों नेबर्स की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी देखी। अब हम ये देखने वाले हैं चारों में से अगर कोई बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है तो वो कौन सी है। दोस्तों, इसके लिए हमें फिर से फर्स्ट नेबर यानी रोहन के पास जाना होगा और देखना होगा कि उसकी स्ट्रेटेजी कैसे प्ले आउट होती है, जिसने की एसआईपी किया था इंडेक्स फंड में। दोस्तों देखिए, ये है निफ्टी 50 का चार्ट पिछले 10 सालों का। हम यही मान के चलते हैं कि रोहन निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहा है, तो क्योंकि रोहन ने एसआईपी किया था तो वो हर मार्केट कंडीशन में इन्वेस्ट कर रहा होगा, जैसे कि इन सभी हाइज में और लोज में भी, जिसकी वजह से उसके फंड्स की एनएवी कभी हाई रही होंगी और कभी लो भी हुई होंगी। फॉर एग्जांपल, जब रोहन ने एसआईपी शुरू किया था तो निफ्टी 50 की एनएवी थी 100 की, ऐसा हम मान के चलते हैं। फिर नेक्स्ट मंथ मार्केट ऊपर गई और एनएवी हो गई 120 की। रोहन ने तब भी इन्वेस्ट किया। फिर उसके नेक्स्ट मंथ मार्केट में थोड़ी गिरावट आई और उसकी एनएवी हो गई 80 की, और रोहन ने तब भी इन्वेस्ट किया। ऐसा करने से रोहन की इन्वेस्टमेंट एवरेज हो जाती है और उससे अच्छे रिटर्न मिलते हैं। रोहन ने मंथली 5000 की एसआईपी शुरू करी थी ईयर 2012 में, और ईयर 2002 तक उसने इन्वेस्ट कर लिए है 6 लाख रुपये, और रोहन को इन 6 लाख रुपये में प्रॉफिट हुआ है 5,57,644 रुपये का, जो कि 12.78% के CAGR का नतीजा है। और ये रिटर्न्स लगभग एफडी, गोल्ड या फिर पीपीएफ से डबल है। दोस्तों, रोहन की स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कि मार्केट को एकदम कम समय दे पाते हैं और जो बिल्कुल कम रिस्क में अच्छे रिटर्न चाहते हैं, जो कि एटलीस्ट एफडी से तो बेहतर हो। इससे आप लगभग 10 से 12% के रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, नेक्स्ट है समीर की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। जैसे कि समीर ने कुछ लमसम अमाउंट को इन्वेस्ट किया था ईयर 2007 पर। समीर ने अपने रिटायरमेंट से मिले 10 लाख रुपए को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिया था, और जैसे ही उसने इन्वेस्ट किया ईयर 2007 पर, तो उसके बाद ईयर 2008 पर रिसेशन आ गया था, और ये रिसेशन ऑलमोस्ट 18 महीने के लिए चला था। और इतने महीनों तक समीर पेशेंस नहीं रख पाया क्योंकि वो एक बिगिनर था और उसने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया, साथ ही साथ अपना लॉस बुक कर लिया। की कैपिटल लगभग आधी से भी कम हो गई थी। जबकि अगर वो थोड़ी सब्र करता और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ पर ट्रस्ट करता, तो आप खुद ही देख लो 2007 से लेकर 2022 तक निफ्टी इंडेक्स फंड प्लान ने इन सालों में 9.31% के रिटर्न दिए हैं, जो कि इतने रिटर्न्स है समीर की कैपिटल इनसे ग्रो होकर लगभग 38 लाख रुपए की हो जाती, यानी कि वो 3.8 गुना हो जाती, वो भी सिर्फ 15 सालों में। दोस्तों, समीर की स्टोरी से हमें दो इंपॉर्टेंट लेसन मिलते हैं। नंबर 1, लमसम अमाउंट को इन्वेस्ट करने के लिए हमें मार्केट वैल्यूएशन देखना पड़ेगा कि हम ओवर प्राइस्ड मार्केट में इन्वेस्ट न कर दे और फिर पैनिक में आकर हमारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ न कर दे। सेकंड लर्निंग ये है कि अगर हमने ओवर प्राइस मार्केट पर इन्वेस्ट कर भी दिया है, अगर उसके बाद मार्केट में क्रैश आ जाता है, हमें अपनी कन्विक्शन को स्ट्रांग रखना होगा
बिकॉज हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि हम डायरेक्टली इंडिया की इकोनॉमी पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें इस बात की पूरी कन्विक्शन होनी चाहिए कि हमारा देश अच्छा ही करेगा और कुछ टाइम के टेम्पररी अप्स एंड डाउन्स की फिक्र हमें नहीं करनी चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट स्टाइल पहले इन्वेस्टमेंट स्टाइल से थोड़ा ज्यादा टफ है, बिकॉज ये हमें थोड़ा मेंटल ट्रॉमा दे सकता है। तो इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली। तो दोस्तों सेफ्टी तो इनमें भी सेम ही है, क्योंकि ये इंडेक्स फंड ही है। दोस्तों थर्ड नेबर यानी राकेश के इन्वेस्टमेंट स्टाइल को एनालाइज कर लेते हैं। देखते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी किन लोगों के लिए सूटेबल होती है और ये इन्वेस्टमेंट स्टाइल कितना रिस्की है। राकेश का इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वेल नोन स्टॉक पर इन्वेस्ट करने का, यानी कि लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना, वो भी क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश होने के बाद। दोस्तों हमको पता है लार्ज कैप कंपनीज आफ्टर इंडेक्स फंड मार्केट में सेफ इन्वेस्टमेंट समझा जाता है। ऊपर से जब हम क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश होने के बाद अगर इन्वेस्टमेंट करें तो रिस्क थोड़ा और भी कम हो जाता है, जो कि राकेश करता है। लेकिन दोस्तों इससे रिटर्न भी कम हो जाते हैं। बिग कंपनीज 15 से 18% के रिटर्न देती है लॉन्ग टर्म पर, ऐसा माना जाता है। क्योंकि राकेश हर 3 महीने के इंटरवल पे इन्वेस्ट करता था, कि साल में 4 बार, यानी कि वो इन्वेस्ट करता था साल में 15,000 रुपये, कि साल में 4 बार वो इन्वेस्ट करता था 15,000 रुपये। तो 10 सालों के 15% के रिटर्न के हिसाब से राकेश के पास होंगे 13,47,431 रुपये, कि 6 लाख के टोटल डिपॉजिट से बढ़कर बने हैं। वैसे दोस्तों 15% के रिटर्न हमने इसीलिए लिए हैं क्योंकि राकेश स्टॉक्स के क्वार्टर रिजल्ट पब्लिश होने के बाद इन्वेस्टमेंट करता था। मैंने लोअर रिटर्न्स लिए हैं इस एग्जांपल पर। राकेश की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में पहली 2 स्ट्रेटेजी से थोड़ा ज्यादा रिस्क है और ज्यादा रिटर्न भी है। साथ ही इस स्ट्रेटेजी पर थोड़ी मेहनत भी ज्यादा है। आपको एक्टिवली कंपनीज की क्वार्टरली स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना होता है। फोर्थ और फाइनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है सुनील की स्ट्रेटेजी, जो कि है एक्टिवली मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज को एनालाइज करना और उसमें एक बिग अमाउंट को इन्वेस्ट करना। सुनील कंपनीज का डीप फंडामेंटल एनालिसिस करता है, वो घंटों घंटों तक एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ता है, बैलेंस शीट को पढ़ता है और तब किसी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। समीर इन 3 चीजों का खास ख्याल रखता है। नंबर 1, समीर कंपनीज के बिजनेस को समझता है, आखिर कंपनी क्या करती है और उसके प्रोडक्ट्स कौन कौन से है और क्या उसकी मार्केट है एटसेट्रा, यानी कि वो क्वालिटेटिव एनालिसिस करता है। सेकेंडली, सुनील जिस कंपनीज को एनालिसिस करता है उसकी मैनेजमेंट सबसे पहले तो ऑनेस्ट होनी चाहिए, साथ में केपेबल भी होनी चाहिए, यानी कि मैनेजमेंट एनालिसिस करता है। लास्टली नंबर्स भी देखता है, जैसे कि वैल्यूएशन, पीई रेशो और प्रॉफिट लॉस एटसेट्रा देखता है। इन सब के बाद वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है और वो एक बड़ा अमाउंट को इन्वेस्ट करता है लॉन्ग टर्म के लिए। और उसने कई सारे मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढे हैं अपने करियर में। उसकी कैपिटल ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होती ही जाती है। 25 to 30% के CAGR रिटर्न्स अपनी इन्वेस्टमेंट में जनरेट करता है, जो कि इतने रिटर्न है कि अगर कोई एक बार बस 10 लाख रुपए 25 से 30 साल के लिए अगर इन्वेस्ट कर दे और इन्वेस्टेड रहने दे तो उसकी नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की हो सकती है। लेकिन इस स्ट्रेटेजी में जितने हाई रिटर्न है उतना हाई रिस्क भी है। वो इन्वेस्टर जिसके पास कंपनीज को एनालाइज करने का समय है वो इस स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए काफी कुछ सीखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बुक्स को पढ़ना होगा और इन्वेस्टमेंट सीखनी होगी, क्योंकि आप इस चैनल पर सीख सकते हो। आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो अब हम इन चारों स्ट्रेटेजीज के मेरिट और डीमेरिट को जान लेते हैं। फर्स्ट है SIP इन इंडेक्स फंड, जिसको कि कोई भी कर सकता है, जिसके पास मार्केट का बहुत कम नॉलेज भी है, मार्केट को एनालाइज करने के लिए बहुत कम टाइम है। ये चारों में से सबसे कम रिस्की है, यट ये FD, गोल्ड लोन और PPF से बेहतर है। सेकंड है लमसम इन इंडेक्स फंड। इस स्ट्रेटेजी का यूज वही करे जो कि प्रेशर को हैंडल कर सकते हो, पेशेंस रख सके वर्स्ट कंडीशन के अंदर। थर्ड है SIP इन इंडिविजुअल स्टॉक्स। इस स्ट्रेटेजी में रिस्क पहली 2 स्ट्रेटेजी से ज्यादा है, लेकिन दोस्तों इसमें रिटर्न्स भी ज्यादा है। इसके लिए आपको मार्केट रिसर्च में थोड़ा ज्यादा समय देना होगा और आपको फंडामेंटल और रिपोर्ट्स एनालिसिस भी आना जरूरी है। और लास्ट है लमसम इन स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स। इस स्ट्रेटेजी में हाईएस्ट रिटर्न्स है, ये आपको मल्टी मिलियनियर बना सकती है, लेकिन इसके लिए आपको डीप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना होगा और आपका रिस्क झेलने का प्रेशर भी अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जरूर से मिली होंगी। और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं।